हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि सोनीकोट की अपक्रिया, जिसको इंग्लिश में हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, जो कि केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हर बार पूछी जाती है रिएक्शन, और इसका डेरिवेशन प्रूव करना होता है। तो हम इस वीडियो के अंतर्गत सबसे पहले परिभाषा और व्यंजक तथा मात्रक और इस अपक्रिया की विशेषताएं या लक्षण क्या होते हैं वो जानने वाले हैं। बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक, जल्द ही आपको यह क्वेश्चन बहुत ही क्लियर होने वाला है। परिभाषा हो जाएगी हमारी, जब अपक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है तो सोनीकोट की अपक्रिया कहलाती है। यह सोनीकोट की अपक्रिया की डिफिनेशन हो जाएगी। अब इसके अगर हम डेरिवेशन की बात करें तो वो इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डेरिवेशन सॉल्व करा रहा हूँ। इसी प्रकार आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम टाइम आपको कोई भी एफर्ट ना करना पड़े। तो हम लोग लिखेंगे सोनीकोट की अभिक्रिया का समीकरण, सोनीकोट की अपक्रिया का समीकरण जो कि होता है, हम लोग माना स्थिर ताप पर एक सोनीकोट की अपक्रिया निम्न है। हम लोग यहाँ पे मानेंगे माना स्थिर ताप पर सोनीकोट की अपक्रिया निम्न है। जो अपक्रिया होगी उसको हम इस प्रकार लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर कोई हमने अभिकारक लिया जिसको हमने किसी कैटलिस्ट यानी उत्पाद कैटलिस्ट की उपस्थिति में इसको हमने गर्म किया तो ये एक प्रोडक्ट बनेगा। जो आपको मैं बता दूं, जो अपक्रिया के इस तरफ होगा उसको हम लोग कहेंगे अभिकारक, और अपक्रिया के उपरांत जो बनेगा ये होगा अभिकारक, और जो अपक्रिया के उपरांत हमें प्राप्त होगा वो होगा उत्पाद। तो इसी प्रकार जब अपक्रिया की दर हम लिखेंगे तो लिखता हूँ मैं अपक्रिया की दर जो होती है वो होती है dx/dt, यानी जो अपक्रिया की दर में परिवर्तन हो रहा है वो समय के सापेक्ष होता है। अपक्रिया की दर जो होती है वो अपक्रिया की दर की सांद्रता जो उत्पाद की सांद्रता हो अभिकारक की सांद्रता के 0 घात के अनुक्रमानुपाती होती है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे स्टेप में तो अनुक्रमानुपाती का जब यहाँ से चिन्ह हटाएंगे तो dx/dt इज इक्वल टू यहाँ पे एक कांस्टेंट k आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि ये जो a की घात 0 है ये 1 हो जाता है। इसकी a की जगह पर चाहे 2 हो या x या कुछ भी हो, उसका अगर उसकी घात 0 है तो उसका 1 ही हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx/dt इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k ही रहेगा। अब अगले स्टेप में हम लोग dt को उस तरफ भेज देते हैं तो dx इज इक्वल टू k इंटू dt। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समाकलन करने पर जब हम लोग इसका समाकलन करेंगे तो ये समाकलन का चिन्ह होता है इस प्रकार का, आप लोग देख लीजिए। जो समाकलन होगा वो dx इज इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे हम 1, जो समाकलन आपको थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है बट जो मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जबकि जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैं आपको बताए दे रहा हूँ, इधर देख लीजिए। जो x का समाकलन होता है
वो अगर इसको x का नाम मान के हम लोग जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है उसी को मान लेते हैं। जैसे समाकलन हमको करना है dx का, यानी 1 है यहाँ पे, इसके मल्टीप्लाई में 1 है, तो इसका अगर समाकलन करेंगे तो ये x हो जाएगा। अगर x का समाकलन हम लोग करते तो ये x की पावर में 1 पहले से ही है और प्लस में 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे x की पावर 2 हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा। फिर इधर जब हम करेंगे तो k तो कांस्टेंट है, फिर समाकलन का निशान लगाएंगे और ये dt हो जाएगा। फिर जब इस तरफ समाकलन करेंगे तो ये तो हो गया x इज इक्वल टू में k। अब इसका जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पर भी है 1 और dt के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये हो जाएगा t और कांस्टेंट आ जाएगा, यानी समाकलन स्थिरांक जिसको हम बोलते हैं वो हो जाएगा c। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जहाँ c समाकलन स्थिरांक है, जहाँ c समाकलन स्थिरांक हो जाएगा। अब हम इसको अगले स्टेप में दूसरे पेज पे देख लेते हैं। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे जहाँ c समाकलन स्थिरांक है, इतना हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। अगर हम कंडीशन रख दें कि यदि समय जो है वो 0 के बराबर है, तब जो यहाँ पे x होगा वो भी 0 हो जाएगा। तब यहाँ पे x इज इक्वल टू के टी प्लस सी, यहाँ पे हम x की जगह 0 रखेंगे, इज इक्वल टू k इंटू टी की जगह जब 0 रखेंगे और प्लस c वैसे ही रहेगा। तो 0 से जब k को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी c इज इक्वल टू 0 हमें प्राप्त होगा। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, हम इसको समीकरण नंबर, यहाँ पे इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 और इसको 2 एज्यूम कर ले रहे हैं। फिर हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में c का मान रखने पर, जब समीकरण 2 में हम c का मान रखेंगे तो आप समीकरण देख लीजिए, x इज इक्वल टू के टी प्लस में c। तो जब x इज इक्वल टू के टी प्लस में c की जगह 0 रख देंगे तो x इज इक्वल टू के टी हमको प्राप्त हो जाएगा, जो k इज इक्वल टू, यानी k जहाँ पर वेग स्थिरांक है, k इज इक्वल टू x अपॉन में t हो जाएगा, जो कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का ये व्यंजक हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यदि बात करें हम दूसरे अगले स्टेप में, हमने यहाँ पे लिख रखा है कि इसका मात्रक भी आपको बताया जाएगा। तो मात्रक निकालने के लिए मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, जो कि आप किसी भी चाहे वो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हो या प्रथम कोटि की या द्वितीय या तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए हो, वो आप लर्न कर लेंगे तो उससे सभी कोटि की अभिक्रिया के मात्रक निकल आएंगे। तो इसके लिए आपको याद करना होगा मोल बटे में लीटर, इसका ब्रैकेट लगा के हम लोग 1 माइनस n और यहाँ पे सेकेंड इनवर्स। अब n क्या है, n यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि है, यानी हमको 0 घात की अभिक्रिया के लिए, 0 कोटि की अभिक्रिया के लिए हमें मात्रक पता करना है। तो 1 माइनस में हम लोग माफ़ कीजिए, यहाँ पे मोल प्रति लीटर। अब यहाँ पे 1 माइनस 0 घात के लिए पता करना है तो 0 रख दिया और यहाँ पे सेकेंड इनवर्स तो चलेगा ही। अब 0 से 1 से 0 जाएगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं, वो माइनस का है वो हट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मोल पर लीटर और सेकेंड, जो कि फार्मूला हो जाएगा। या फिर हम इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है आपके इस डेरिवेशन को समझने में तो आप ज़रूर कमेंट करिए, अगले स्टेप में उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। मैं अगला वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें विशेषताएं या लक्षण
को मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने पाए, इसलिए मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। और इस एक्सप्लेनेशन का जो वीडियो होगी वो लास्ट में ऐड कर दूंगा, जो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।